साथियों, जय हिंद। आज है आखिरी वीडियो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास 10th। जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराऊंगा और उस वादे पर मैं आपके खरे उतरा। तो 9th क्लास तो कभी आपका कंप्लीट हो गया था। आज 10th क्लास का केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। 5 चैप्टर है केमिस्ट्री में। शुरुआती में आप अगर देखेंगे तो 5वां जो आखिरी चैप्टर है वो है आपका आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम आवर्त सारणी से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर नजर दौड़ाएंगे और आप देख लीजिए लगभग 70 के आसपास प्रश्न हैं जो आवर्त सारणी पर हैं। और इसको अगर अच्छे से आपने देख लिया, चूंकि देखिए थोड़े से प्रश्नों का लेवल मैं जटिल किया हूं। क्यों किया हूं? क्योंकि आपने मेरे भाई प्रारंभिक परीक्षा में देख लिया स्थिति कैसे कथन वाले प्रश्न, तो कथन वाले प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो आ जाइए फटाफट अंदाज में। हमारा टारगेट रहेगा आधे घंटे में इस वीडियो को समाप्त करना और 70 क्वेश्चन के लगभग आसपास है इसको कंप्लीट करना। एक चीज मैं फिर बता दूं कि अगर आप पीडीएफ वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अभी भी वक्त है। पीडीएफ वाले ग्रुप से जुड़ करके कम से कम एनसीईआरटी का सारा पीडीएफ आप ले लीजिए। साइंस वाला तो ले ही लीजिए, बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। बहुत ज्यादा आपसे पैसे नहीं वसूले जा रहे हैं। बहुत छोटी सी कीमत में आपको लगभग 100 से 150 पीडीएफ उपलब्ध कराए जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ कैसे लेना है वीडियो के आखिरी में मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। चलिए पहला प्रश्न ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। चलिए पहला प्रश्न विचार करना है। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया था। तो जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है कि सबसे पहले जो ज्ञात हुए थे तत्व उसको धातु और अधातु में ही बांटा गया था। ठीक है, पहले उपधातु के बारे में जानकारी नहीं था तो 2 भागों में बांटा गया, पहला को धातु और दूसरा को अधातु। पॉइंट पहला सही हो जाएगा। कथन दूसरा कह रहा है डोवेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। पॉइंट को नोट करना है, यहां पर खाली रटना नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा अगर और जूम करने की कोशिश करूंगा तो देखिएगा यहां पर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कह रहा है डोवेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान, यहां पर ध्यान रखिएगा परमाणु द्रव्यमान मास की बात कर रहा है, के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान N2 का लगभग औसत होता है। कहेंगे सर बहुत लंबा कथन है। ये जो डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत था ना, इसमें कह रहा है कि अगर परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से आरोही क्रम मतलब बढ़ते, इसका द्रव्यमान 2, इसका द्रव्यमान 3 और इसका द्रव्यमान 4, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर ऐसे क्रम में रखा जाए तो क्या कह रहा है, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान इसका बीच वाले का 2 अन्य का औसत होगा। यानी कि देखिए 4 और 2 को अगर जोड़िए तो 6 हो गया, यानी 6 का औसत 3 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का औसत यहां पर ध्यान रखना है कि दोनों का औसत जो है वो होगा, ये होगा। ये मत समझ लिया कि तीनों का औसत आपको नहीं निकालना है, मतलब उन दोनों का औसत जो है यह होगा। तो ये डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत में ये बिल्कुल सही कहा गया है। तो कहेंगे कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आप पूछेगा कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया था तो बताएंगे डोवेराइनर ने, याद कर लीजिएगा। चलिए तीसरा सवाल ये रहा, दूसरा सवाल। आइए, तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहले प्रयास की बात की जा रही है। प्रयास किया था, वर्गीकरण नहीं कह रहा है मेरे भाई, प्रयास। तो ये डोवेराइनर नहीं किया था। डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत आया था, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आया था, मेडलिफ का आवर्त सारणी था और मोजले भी उसी आवर्त सारणी में इनका भी नाम आता है। आगे चर्चा करेंगे हम क्या किसका योगदान था। आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। न्यूलैंड के तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया था। अवरोही मतलब का घटते, अवरोही मतलब क्या कि घटते। अब कहेंगे कि सर घटते नहीं, बढ़ते क्रम में था, 2 3 4। ठीक है, तो न्यूलैंड ने बढ़ते क्रम। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, आपको भले जटिल लग रहा होगा लेकिन जब सारे प्रश्न आप कर लेंगे ना तो इतनी बार चीजों को मैं क्लियर करा दूंगा कि आपका जो जटिलपन है, जो डर है वो दूर हो जाएगा, आप इजिली कर लोगे। जैसे इसको आप ऐसे नहीं करते, न्यूलैंड के तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम तो आप नहीं समझते, लेकिन मैंने पहले बता रखा है कि 2 3 4 यानी अवरोही, आरोही बताया था बढ़ते, अवरोही मतलब होता है घटते। देखिए यहां पर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, या डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं।
तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं कहा था, वो असेंडिंग में मतलब कि बढ़ते क्रम में कहा था। तो कथन तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है न्यूलैंड ने हाइड्रोजन से आरंभ कर थोरियम पर इसे समाप्त किया। हाँ, जब न्यूलैंड ने अपना सिद्धांत बनाया तो इसमें हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त किया। तो दूसरा विकल्प यहां सही होगा, यानी कि केवल दो सही। कथन एक गलत है बट दो सही है। कहां होगा ऑप्शन देखिए, होगा कि नहीं होगा। कथन एक गलत है, दो सही है। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए, तत्वों की आवर्त सारणी की तुलना संगीत के सारे गामा पा धा नी, ये 7 सुर। देखिए, ये अब मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, भूलेंगे नहीं जीवन भर, ध्यान रखिएगा। पहला होगा सा, सारे गामा में कितने सुर हैं? 7 सुर हैं। कहेंगे कि जानते हैं सर। सारे गा मा, मैं गा नहीं रहा हूं, पा धा नी, ठीक। फिर आ जाता है सा, फिर क्या आ जाता है लास्ट में सा, सारे गामा पा धा नी सा आता है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद फिर सा से शुरू हुआ और सा मतलब 8। तो ये अष्टक सिद्धांत इसी पर आधारित था। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो कहेंगे अष्टक सिद्धांत सर न्यूलैंड्स ने दिया था, ठीक है। त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, तो त्रिक डोबेराइनर ने, और अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड ने। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, प्रश्न संख्या तीसरा में मैंने बताया था कि न्यूलैंड ने आरोही क्रम, तो न्यूलैंड और डोबेराइनर दोनों आरोही ही रखा था। तो कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा कि सर पहले डोबेराइनर बताए थे फिर न्यूलैंड वाले में घुसेड़ दिए, तो नहीं मेरे भाई, दोनों ने आरोही मतलब कि बढ़ते ही क्रम बताया था ये दोनों ने, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल जीरो रखना है आपको। ओके ओके सर। कहेंगे सर सारे गामा 8 यानी अष्टक सिद्धांत, और अष्टक सिद्धांत ये आपने नया चीज सीखा, नया सीखा, तो कहेंगे ये सर न्यूलैंड। क्लियर? कहेंगे बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया। ये सारे प्रश्न जो करा दे रहा हूं ना, पूरा मार्केट में घूम लीजिए, टॉनिक सीरीज फोनिक सीरीज कुछ ले लीजिए, ये सब मिलने वाला नहीं है मेरे लाला, मेरे भाई, मेरे बहन, ये सब नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल एनसीईआरटी में मिलेगा और उनके यहां मिलेगा जो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो। बाकी ये टॉनिक और जड़ी बूटी और फलना और ढिकना में नहीं मिलने वाला है, ये आपको भी पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आइए विचार करना है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले के विपरीत होता है। मैंने क्या बताया कि पहले के विपरीत नहीं, मैंने बोला था ना सारे गामा पा धा नी और लास्ट में सा, तो बिल्कुल पहले के समान ही हो गया। कहेंगे सर एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आया। कहेंगे पहला कथन सर गलत है, विपरीत नहीं है, बल्कि सा से शुरू होकर सा पर ही आया था। कहेंगे हाँ सर, मजा आ गया। कथन पहला सही है कि नहीं, बता दीजिए। कमेंट भी कर देना मेरे भाई 7 मिनट 55 सेकंड पर, कि मजा आ रहा है कि नहीं समझने में केमिस्ट्री और पीरियोडिक टेबल का ये टॉपिक। कहेंगे हाँ सर, मजा ही आ गया। चलिए दूसरा कथन, न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म क्या समान पाए गए थे? तो न्यूलैंड के अष्टक में सोडियम और लिथियम के जो गुणधर्म थे वो समान पाए गए थे। तो कहेंगे पहला कथन तो सर गलत था क्योंकि विपरीत की बात की गई थी, लेकिन दूसरा कथन सही हो गया। तो कहेंगे केवल 2 सही है। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं, ध्यान रखिएगा, लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान पाए गए थे। चलिए, प्राकृतिक में केवल 56 तत्व ही हैं और भविष्य में कोई नया तत्व नहीं मिलेगा, ऐसा किसने कहा था? तो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत आया था, इसमें न्यूलैंड ने कहा था अष्टक सिद्धांत में कि भैया प्राकृतिक में केवल 56 तत्व ही हैं और इसके बाद कोई खोजा वोजा नहीं जाएगा। इसीलिए इन लोगों का जो पीरियोडिक टेबल था वो मतलब फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया? क्योंकि इन्होंने भविष्य में कोई तत्व मिलेगा इसके लिए जगह ही नहीं छोड़ा, कुछ बताए नहीं, ये कह दिए कि बस 56 तो 56। अब आप देख रहे हैं आप आज कितने तत्व हो गए हैं। तो ये डोबेराइनर सॉरी न्यूलैंड्स ने करा था। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प यहां पर बी सही हो जाएगा। आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों तक ही सही बैठता था। जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था वो केवल हल्के तत्व, भारी तत्वों में इसकी हालत खराब हो गई, भारी तत्वों में काम नहीं किया। नोबेल गैस की खोज के बाद यह सिद्धांत पूर्णतः अप्रासंगिक हो गया। तो बिल्कुल सही है, ये केवल हल्के तत्वों तक आया, नोबेल गैस पर तो ये काम ही नहीं कर पाया। तो कहेंगे कि दोनों कथन सही हो गया सर। तो लगा दीजिए फिर विकल्प सी। सॉरी, ध्यान रखिएगा बिहार दरोगा में भी यही करता है। हालांकि दोनों कथन वाले में सी होता है, बट बिहार दरोगा में जैसे चालबाजी किया वैसे मैं भी कर दिया।
कथन 1 और 2 दोनों सही, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन पलट फेर भी करता है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। चलिए आइए, डोबेराइनर के वर्गीकरण की प्रमुख सीमा क्या थी? देखिए कभी आप आसानी से इसको कर लेंगे। 8वां सवाल कह रहे हैं सभी तत्व त्रिक में नहीं आ पाए, यही तो सीमा थी। सभी तत्व त्रिक सिद्धांत में नहीं आया, डोबेराइनर का सिद्धांत इसीलिए तो फ्लॉप हुआ, ये सभी तत्व इसके भी नहीं आए थे। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, सीमा, ठीक है। अब न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत, तो न्यूलैंड का भी बता दिया कि ये केवल हल्के तत्वों पर लागू हो रहा था, भारी पर ये नहीं लग रहा था, भारी पर ये नहीं लग रहा था, ठीक है। तो यहां भी एक कथन सही, एक ये ऑप्शन सही है। कहेंगे मेंडलीफ का जन्म कब और कहां हुआ था? तो बता देंगे, देखिए एनसीईआरटी के अनुसार मैं बता रहा हूं, ये साइबेरिया, पश्चिमी साइबेरिया में, रूस में, और 1834 में। तो एकदम नोट कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी का डाटा है। किस वैज्ञानिक ने परमाणु द्रव्यमान, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, रटिए इसको, किस वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है, परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्म के बीच संबंध का अध्ययन किया? किसने ऐसा किया? तो ऐसा मेंडलीव ने किया। किसने किया? मेंडलीव ने किया कि भैया परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्मों के बीच का अध्ययन, और यही जाकर के आपका बनेगा पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव का आएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए यहां से आइए, मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आधार क्यों चुना? मेंडलीव जब आवर्त सारणी बना रहे थे तो उसका आधार जो चुना इन्होंने, वो हाइड्रोजन को चुना और ऑक्सीजन को चुना। क्यों चुना? क्योंकि ये अत्यंत क्या थे? सक्रिय थे, और ये अधिकतर तत्वों से यौगिक भी बना लेते थे, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ऐसे करके यौगिक बना लेते थे। तो कथन 1 सही हो जाएगा। आइए, मेंडलीव की सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ और क्षैतिज पंक्तियों को क्रमशः क्या कहा गया? मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को क्या कहा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें फंसाया जा सकता है। तो इसको ग्रुप एंड पीरियड्स कहा गया था। ग्रुप यानी कि वर्ग और आवर्त, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वर्ग और आवर्त, जीपी, ठीक है, ग्रुप और पीरियड, ठीक। तो 20 सही हो जाएगा। चलिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी का मुख्यतः किस आधार पर था? अगर आप देखेंगे कि बाकियों दोनों का जो था मतलब डोबेराइनर और त्रिक का, उनका भी परमाणु द्रव्यमान पर था, और मेंडलीव का जो था वह भी, जैसे आपको पहले बताया था ना कि आरोही क्रम, उन लोगों में भी आरोही था, यहां भी आरोही मतलब कि बढ़ते, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, घटते नहीं, परमाणु संख्या घटते नहीं, परमाणु द्रव्यमान मतलब चीजें बदली नहीं है, ठीक है। कहेंगे हाँ सर, ये भी सही हो गया, पास हो गया। आइए, मेंडलीव की आवर्त सारणी, देखिए आवर्त सारणी का प्रकाशन अगर पूछता है क्लियर, तो 1869 बताएंगे, 1869, बट जर्मनी अगर लगा दे तो 1872 आपको बताना है। चलिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा गया था। क्यों रखा गया था कोबाल्ट को निकेल से पहले? क्योंकि ये लोग समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रख रहे थे। तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे मिलता है? तो हाइड्रोजन का जो ये मिलता जुलता है क्षार धातुओं से, एल्कली मेटल से, ध्यान रखिएगा, क्षार धातु, क्लियर। चलिए, विचार करना है, हाइड्रोजन जो है वह हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ क्या यौगिक बना सकती है? कहेंगे हाँ सर, हाइड्रोजन बना सकता है सल्फर के साथ, और जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड आप सुन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ तो बनाता ही बनाता है, हैलोजन के साथ भी। तो कहेंगे पहला कथन सही है। दूसरा, हाइड्रोजन द्विपरमाणुविक अणु के रूप में पाया जाता है तथा धातु एवं अधातु दोनों के साथ यह सहसंयोजक यौगिक बनाता है। कहेंगे हाँ सर, हाइड्रोजन में ये खूबी है कि दोनों के साथ बनाएगा। तो हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों करेक्ट, क्लियर। चलिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी क्या थी? कमी ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो कमी थी ना, वह कमी मुख्य रूप से थी कि इन्होंने हाइड्रोजन को ही स्थान नहीं दिया, हाइड्रोजन को ये स्थान ही नहीं दिए थे, परमाणु संख्या का उपयोग नहीं किया, ये नहीं था, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान ही इन्होंने नहीं दिया, ठीक। ये कमी रही मेंडलीव की आवर्त सारणी की। आइए, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक प्रमुख समस्या क्या थी? ये तो आपने कमी देख लिया, समस्या था कि इनमें परमाणु द्रव्यमान को ये तो बता दिए कि बढ़ते क्रम में हमने आयोजित किया है, लेकिन ये हमेशा नियमित रूप से नहीं बढ़ रहे थे,
है ना। इसका मतलब जो एटॉमिक मास है ये इंक्रीज रेगुलरली नहीं हो रहा था, ये कहने का मतलब है कि मतलब रेगुलरली नहीं बढ़ रहा था। तो यही इनकी समस्या थी, ठीक है। तो इनकी समस्या क्या थी? एटॉमिक मास डिडंट इंक्रीज रेगुलरली, मतलब कि नियमित रूप से ये नहीं बढ़ रहा था। कहेंगे सर यह भी समझ गए। किस वैज्ञानिक ने 1923 में बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्य की तुलना में परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुण है? अभी देखिए, अब आएगा मजा। अभी तक आपने डोबेराइनर का देखा, न्यूलैंड का देखा और मेडलिच का देखा, तीनों का आपने देखा कि ये परमाणु द्रव्यमान को पकड़े हुए थे। लेकिन मोजले भाई साहब आएंगे और ये कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुण है, मतलब ये बढ़िया है। तो ये क्या करते हैं कि परमाणु संख्या पर अब आ जाते हैं। परमाणु भार से अब खत्म हो गया, संख्या पर अब आ जाएंगे। तो ये किसने किया है? मोजले ने। चारों नाम याद रखना है, फिर से एक बार बता दूं। डोबेराइनर, त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड, अष्टक सिद्धांत, आवर्त सारणी, मेडलिफ, मोजले परमाणु संख्या पर अभी आ गए हैं। क्लियर हो गया? कहेंगे सर एकदम लोहा कर दिए, लोहा। आइए, आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ और क्षैतिज पंक्तियां क्रमशः क्या कहलाती हैं? मॉडर्न जो आवर्त सारणी आया, आधुनिक आवर्त सारणी, तो ग्रुप एंड पीरियड सेम है, समूह और आवर्त। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह के सभी तत्वों में क्या समान होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के सभी तत्वों में जो समान होता है वो संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर? क्लियर है। फ्लोरीन तथा क्लोरीन जो है वो किस समूह के तत्व हैं? तो ये जो है इनका होगा समूह ग्रुप 17, यानी कि 17 समूह के तत्व हैं। क्लियर हो गया। चलिए 25वां प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में, बहुत अच्छे से समझिएगा, आधुनिक मॉडर्न की बात की जा रही है। मॉडर्न आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे, अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूं पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे आता हूं तो क्या बढ़ता है? तो अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ेगा, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और इसके सेलों की भी संख्या बढ़ेगी, यानी कि कोष की भी संख्या बढ़ेगी। संयोजकता, इलेक्ट्रॉन नहीं, कोष की संख्या और परमाणु। तो क्या हो जाएगा? विकल्प बी तथा सी। क्लियर? कहेंगे सर समझ में आ गया। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित क्यों मानी जाती है? हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित इसलिए मानी जाती है कि ये समूह 1 में भी और 17 में भी ये रखा जा सकता है, अनिश्चित है ये, ध्यान रखिएगा। आइए, किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, यानी कि बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, उससे किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण जो है वह किया जाता है। क्लियर हो गया? कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। चले आगे। चलिए भाई आगे चलिए, 28वां प्रश्न। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र उसके सबसे बाहरी कोष की दूरी क्या दर्शाती है? मतलब परमाणु के केंद्र और सबसे बाहरी की दूरी जो दर्शाएगा वह त्रिज्या या परमाणु का आकार दर्शाएगा। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को नोट करना पड़ेगा। 29वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में देखिए, ऊपर से नीचे आने पर देखा आपने कि कोषों की संख्या बढ़ी थी ना। अब बाएं से दाएं जाने पर, ये बाएं से अगर आप दाएं जाते हैं तो क्या होता है? तो बाएं से दाएं जाएंगे तो त्रिज्या घटेगा, बाएं बढ़ता है, दाहिने घटता है। तो पॉइंट को नोट करिएगा, डिक्रीज, ठीक है। चलिए 30वां प्रश्न। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटने का कारण क्यों घट जाता है? मैंने बता तो दिया कि घट जाता है, लेकिन क्यों घटता है? क्योंकि नाभ की आवेश बढ़ेगा, और जितना आवेश बढ़ेगा उतना संकुचित होगा, और संकुचित होगा तो ये त्रिज्या घटेगा। ठीक, कहीं क्लियर हो गया मामला। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार क्यों बढ़ता है? ऊपर से नीचे आएंगे तब भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक नया कोष जुड़ जाता है, और मैं बताया हूं कि नीचे आने पर कोषों की संख्या भी बढ़ती है, तो सेल की संख्या बढ़ेगी तो आकार तो बढ़ेगा ही। कहेंगे हाँ सर सही हो गया। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। सोडियम एवं मैग्नीशियम जैसे धातु सारणी के बाएं स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको कर ही लेना है सही। तो सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम यानी कि Na और मैग्नीशियम ये बाएं स्थित है, मतलब एकदम बाएं में स्थित है। कहेंगे हाँ सर ये पीरियोडिक टेबल में बाएं स्थित है, सही है। अब आइए, सल्फर एवं क्लोरीन ये बीच में है। नहीं मेरे भाई, सोडियम
और मैग्नीशियम बाएं हैं और सल्फर और क्लोरीन ये दाहिने हैं, ठीक है। तो दूसरा कथन गलत है। चलिए तीसरा कथन, 3 कथन है ना, देखिए सिलिकॉन दाएं ओर स्थित है, तो सिलिकॉन बीच में स्थित है, धातु और अधातु के बीच, ये उपधातु है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा, बी विकल्प यहां पर आपका देखेंगे कि सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर स्थित है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी कि जिगजैग लाइन। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो जो जिगजैग लाइन है, ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो ये धातु और अधातु को अलग करता है, और इस पर जो तत्व हैं वो उपधातु हैं, धातु वाला भी गुण और अधातु वाला भी गुण, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनमें से कौन इस पर स्थित नहीं है, यानी कि आपसे घुमा फिरा के ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन उपधातु नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि सोडियम और मैग्नीशियम है ना, दोनों बाएं स्थित है, तो सोडियम ही खोजिए आंसर। कहेंगे सोडियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये तीनों है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये तीनों है उपधातु। आ जाइए, देखिए विकल्प में क्या है, सोडियम है, तो सोडियम ये धातु में आ जाएगा, है ना, धातु में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। आइए, कौन टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर स्थित नहीं है? तो ये इसमें क्या हो जाएगा, एर्सेनिक है, आर्सेनिक, एंटीमनी भी है और पोलेनियम भी है, बट कैल्शियम नहीं है। आपको सातों का नाम याद रखना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 3 नाम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, BSG यहाँ पर याद रखिएगा, और इसमें ध्यान रखना है आपको आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलेनियम। 6 हो गए। एक और आएगा, एक और आएगा, कौन, ध्यान रखिएगा, अभी आ ही जाएगा, अगला क्वेश्चन उसी पर आधारित है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा। देखिए इसी में से एक नाम आपको खोज लेना है, ठीक ना। निम्न में से कौन टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर स्थित है? तो आपको बता देना है टेल्यूरियम। कहेंगे हाँ सर, सातों का सातों नाम आप जान गए। अब सातों नाम में एक बार रिपीट कर देता हूं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलेनियम बताया था, उसके बाद टेल्यूरियम हो गया। तो ये सातों के सातों ये उपधातु पर वाला पर मिल जाएगा आपको। आबंध बनाते समय धातुएं क्या करती हैं? तो जब आबंध बनाती हैं धातुएं तो इलेक्ट्रॉन को ये त्यागती हैं। क्या करती हैं? तो इलेक्ट्रॉन को ये त्यागती हैं। चलिए विचार करना है। आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश, अगर आवेश बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या घटती है? तो कहेंगे हाँ सर, आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटेगा, कम जाएगा। दूसरा है, समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जी हाँ, नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए विचार करना है। अधातुएं अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं। जी हाँ, अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत ऋणात्मक होती हैं। पहला कथन तो सही है। वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आबंध बनाते हैं। दूसरा कथन है, तो कहेंगे हाँ सर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध भी बनाते हैं और अधिक ऋणात्मक भी होते हैं। दोनों यहाँ भी सही हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, यानी कि दोनों सही। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं कहाँ स्थित होती हैं? अधातुएं जो होती हैं वो ऊपर, टॉप राइट, यानी ऊपर कोने में, दाएं ऊपर, ठीक है, दाएं ऊपर होता है, कोने में नहीं, दाएं ऊपर। चलिए, वर्तमान में कितने तत्वों की जानकारी प्राप्त है? तो जब उन्होंने 56 कह के छोड़ा था, यहां 118 हो गए, ठीक है। चलिए, किसने 56 कहा था? तो आपको याद होगा, न्यूलैंड, अष्टक सिद्धांत वाले, याद है ना? हाँ सर याद है। तत्वों को वर्गीकृत करने का त्रिक सिद्धांत, त्रिक सिद्धांत कहेंगे, त्रिक है, ये डोवेराइनर ने दिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में यही डोवेराइनर ने ही प्रयोग किया, उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डोवेराइनर हो जाएगा। तत्वों की आवर्त सारणी का विकास की बात की जा रही है, विकास, तो मुख्य रूप से देखिए, ये डोवेराइनर और न्यूलैंड के तो छोड़ के जाने के बाद मुख्यतः जो विकास शुरुआती दौर में किया वो मेंडलीफ ने ही किया है। चलिए, अष्टक सिद्धांत कहेंगे, अष्टक सारेगामा पाधनी न्यू, है ना, न्यूलैंड। चलिए, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहां तक पहुंचा था? अच्छे से इस प्रश्न को समझना है, नहीं तो संभावना हो जाएगा गलत कर देंगे। तो आपको बताया था कि न्यूलैंड ने थोरियम तक ले गया, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक मैं आपको बता दिया दोस्तों कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था यह आपका कहां तक पहुंच गया था? तो ये जो था वो थोरियम। क्लियर है? कहेंगे हाँ सर क्लियर है। चलिए आइए, अष्टक सिद्धांत किस
तक लागू होता था। देखिए पहुंचा था तो बताएंगे थोरियम तक, लेकिन लागू ये कैल्शियम तक होता था। ठीक ना, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा, यहां से एग्जाम में फंसा सकता है। चलिए, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय की बात की जा रही है, तो मुख्य श्रेय मेडलिफ को। हालांकि प्रोसेस तो और ने शुरू किया, डोबेराइनर ने भी, बट फ्लॉप निकला। मेडलिफ का कुछ हद तक सही निकला, फिर उसी को आगे बढ़ाया गया। मेडलिफ ने आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? तो बताया जा चुका है कि ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, याद होगा आपको, बढ़ते क्रम। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। जब मेडलिफ ने कार्य करना प्रारंभ किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? तो ये 63 तत्व ज्ञात थे। कितने थे? 63 थे, है ना, 56 मत कर दीजिएगा, 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 50वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाँ, मेडलिफ का आवर्त नियम क्या था? मेडलिफ का आवर्त नियम क्या था? तो इनका आवर्त नियम था, बहुत अच्छे समझना है, ये पूछ देता है, एकदम सीधा आंसर याद रखना है। तत्वों के जो गुण थे वह परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, मैं बता चुका हूं कि ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर निर्भर किया था, तो बस वही कर देना है कि तत्वों के जो गुण होंगे वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होंगे। बिल्कुल क्लियर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेडलिफ की आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त? तो मेडलिफ की जो आवर्त सारणी था उसमें 8 समूह और 7 आवर्त। क्लियर हो गया ये भी। चलिए अगला सवाल है ना, तो क्या हो जाएगा यहां पर? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, मेडलिफ की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई? तो प्रकाशित की बात करें केवल तो 1869। जर्मनी में पूछ दे तो 72 लगाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु संख्या किसने बताया? देखिए डोबेराइनर और न्यूलैंड और मेडलिफ ये तीनों ने परमाणु द्रव्यमान बताया, बट जो मोजले भाई साहब आए इन्होंने कहा कि नहीं यार, परमाणु संख्या अधिक आधार बढ़िया है। ठीक है, तो मोजले हो जाएगा राइट आंसर डी यहां पर। मोजले के अनुसार तत्वों के गुण किसका आवर्त फलन होता है? देखिए मेडलिफ का परमाणु द्रव्यमान था, बट मोस्ले का क्या होगा? परमाणु संख्या। कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, आज तक जटिल लग रहा होगा लेकिन अब आपको ये आसान लगेगा। आधुनिक आवर्त सारणी किस क्रम में व्यवस्थित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी अब जो मॉडर्न वाला है, मोस्ले वाला, वह परमाणु संख्या यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर ये भी समझ में आ गया। चलिए आगे चलें, अगला सवाल 56वां। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? आधुनिक आवर्त में कितने समूह हैं? तो आधुनिक आवर्त में 18 समूह हैं। अब ये बता दीजिए मोजले वाले में कितने समूह थे? तो मोजले वाले में सॉरी मेडलिफ वाले में, तो मेडलिफ में 7 समूह थे, सॉरी 8 समूह थे और 7 आवर्त थे। 8 और 7 समूह, 8 आवर्त 7। बाकी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह, ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तो आवर्त वही के वही रहे, आवर्त 7 ही रहे। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाएं से दाएं जाते हैं तो बताया गया है कि ये जो आवर्त है इसमें बाएं से दाएं जाएंगे तो ये बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या ज्ञात होता है? आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या ज्ञात होता है? तो तत्वों की स्थिति से जो ज्ञात होता है वो होता है रासायनिक अभिक्रियाशीलता। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु की अगर त्रिज्या पूछे तो 37 पिकोमीटर। ठीक ना, 37 पिकोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये सब एनसीईआरटी का पॉइंट है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का जो आकार है वह बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। मैं बता चुका हूं, कोषों की संख्या जो है वो बढ़ती है, इसलिए आकार भी बढ़ता है। चलिए, निम्न में कौन उप धातु है? उप धातु मैंने आपको 7 का नाम बताया था ना, क्या बताया था? आयरन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, सोडियम नहीं है, तो सिलिकॉन। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या दर्शाती है? तो यह ध्यान रखिएगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या दर्शाती है? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वह धातु और उपधातु, धातु और उपधातु, सॉरी धातु और अधातु, धातु और अधातु को ये अलग करती है, उपधातु नहीं। यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, देखिएगा। धातु और उपधातु में धातु और अधातु को अलग करती है, उस पर जो आते हैं उनको उपधातु कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर स्थित तत्वों को तो ये कहते हैं उपधातु। क्लियर? तो यहां भी कहेंगे क्लियर हो गया सर। 65वां प्रश्न,
निम्न में कौन उपधातु है? तो मैं बता चुका हूं कि उपधातु जो है वह कौन है। अच्छा, उपधातु कौन है? उपधातु तो यहाँ बोरॉन भी होगा, सिल्क, यहाँ पर उपधातु, उपधातु नहीं होना चाहिए था, ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों जो है ना ये उपधातु होगा, ठीक है। यहाँ अधातु होना चाहिए था ना, इसको अच्छा जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको सुधार दिया जाएगा, परेशान मत होइए। ये उपधातु नहीं अधातु होगा, अधातु ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से निम्न में कौन उपधातु है? यहाँ पर उपधातु कह रहा है, तो उपधातु में मैंने आपको सातों का नाम आपको बता दिया है, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलेनियम, टेल्यूरियम, है ना। उसके बाद आपका क्या नाम है भाई, ये देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगर ध्यान इधर उधर रखेंगे ना तो वो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, यह सभी, ठीक है। टेल्यूरियम किस प्रकार का तत्व है? तो बताया जा चुका है, उपधातु। धातु के ऑक्साइड सामान्यता कैसे होते हैं? 2 पॉइंट बताऊंगा, और ये दोनों आखिरी सवाल है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आया है और आ भी जाएगा। देखिए, धातु के ऑक्साइड और एक पूछेगा अधातु के ऑक्साइड, तो ध्यान रखिएगा, अधातु में अ लगा है तो अधातु वाला बताइएगा अम्लीय, और धातु वाला होगा क्षारीय। तो इसमें क्या पूछ रहा है, धातु के ऑक्साइड, तो लगाइएगा डी ऑप्शन, क्षारीय, ठीक। और 69वां कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड, तो अ से अधातु और अ से अम्लीय, तो अम्लीय लगा दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि 69 प्रश्न में आपको बहुत सारे प्रश्न पहले से भी पता थे और नहीं पता थे, तो अब तो पता हो ही गए होंगे। बस पीडीएफ लेकर के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। हाँ हाँ, सॉरी, आपको पहले ही बताया था ना कि वीडियो के आखिरी में मैं बताऊंगा कि कैसे जुड़ना है टेलीग्राम ग्रुप से। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम से जब ज्वाइन करिएगा तो टेलीग्राम पर पीडीएफ के लिए कैसे अप्लाई करना है, पेमेंट कहाँ करना है, सब कुछ उस टेलीग्राम में आपको दिया गया है। तो वहां से आप आसानी से पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।